पिछले साल कोरोना की पाबंदियां हटी तो चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। चारों धाम के दर्शन के लिए भक्तों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि रिकॉर्ड बन गया। लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड भी टूटने जा रहा है, क्योंकि 22 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए अब तक रिकॉर्ड तादाद में लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आज से अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। इस साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 1 जून से होगी, जो 65 दिनों तक चलेगी। इस बीच जम्मू कश्मीर में यात्रा से जुड़ी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यात्रियों की स्वास्थ्य सेवा और दूसरी जरूरी सुविधाओं के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। बाबा केदार ने बुलाया है। भगवान बद्रीनाथ का भी आया है बुलावा। गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के बिना पूरी नहीं हो सकती चारधाम की यात्रा। वैसे तो माना जाता है कि चारधाम की यात्रा वो ही कर पाते हैं जिस पर बाबा केदार और बद्री विशाल का असीम आशीर्वाद हो, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि जैसे श्रद्धालुओं पर भगवान की भरपूर कृपा दृष्टि है। तभी तो यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस महायात्रा के लिए भक्तों में कितना उत्साह है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। अब तक चारधाम यात्रा के लिए 13,37,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। केदारनाथ के लिए अब तक 4,76,811 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बद्रीनाथ धाम के लिए अब तक 3,98,361 यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। यमुनोत्री के लिए अब तक 2,17,815 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि गंगोत्री के लिए अब तक 2,41,356 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इतना ही नहीं, 16 फरवरी 2023 से शुरू हुई GMVN यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउसों की बुकिंग के तहत अभी तक कुल 8,79,05,963 रुपयों की बुकिंग हो चुकी है। पिछले साल चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। ऐसे में इस बार रजिस्ट्रेशन को लेकर मची होड़ को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं। पिछले साल यानी 2022 में तकरीबन 42 लाख से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए थे। केदारनाथ धाम में 14,25,000 श्रद्धालु, बद्रीनाथ धाम में 15,20,000 श्रद्धालु, यमुनोत्री धाम में 4,75,000 श्रद्धालु, गंगोत्री धाम में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु और हेमकुंड साहिब में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्री विशाल के कपाट भी खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद भक्तों की भीड़ यात्रा मार्ग पर उमड़ पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात बाबा बर्फानी की कर लेते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। इस साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से होगी और लगभग 62 दिन बाद यानी कि 31 अगस्त को यात्रा संपन्न होगी। तो अगर आप भी इस साल अमरनाथ की यात्रा पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। कैसे और कहां रजिस्ट्रेशन कराना है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। आज से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की रजिस्ट्रेशन शुरू होने के साथ ही बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी।
और लगभग 62 दिन तक चलेगी। आज से यानी 17 अप्रैल से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रद्धालु ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप jksasb.nic.in पर क्लिक करें। यहां आपकी सारी डिटेल्स ली जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से भरें। नाम के साथ साथ पता भरना होगा। श्रद्धालु का हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरी होगा। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाने होंगे। जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में भी आप पंजीकरण करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर की 20 बैंक शाखाओं में आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं देश भर में ऐसी 542 बैंक शाखाओं में पंजीकरण किया जाएगा। 31 अगस्त 2023 को अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। अमरनाथ गुफा श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में करीब 135 किलोमीटर दूर है, जो समुद्र तल से 13,600 फीट ऊंचाई पर मौजूद है। गुफा की लंबाई भीतर की ओर 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए तीर्थ यात्रा अनंतनाग जिले में पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले में बालटाल मार्ग दोनों रास्तों से शुरू होगी। तो इंतजार किस बात का? अगर आप भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं तो शिव का नाम लेते हुए, बम बम बोलते हुए रजिस्ट्रेशन करवाइए और यात्रा की तैयारी शुरू कर दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात की गिर सोमनाथ में आज से सौराष्ट्र तमिल संगमम की शुरुआत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम देखिए 10 दिनों तक चलेगा। तमिलनाडु के मदुरई से सौराष्ट्र तमिल संगमम में शामिल होने के लिए एक जत्था जो है गुजरात के लिए रवाना हो चुका है। अगले 10 दिनों तक गुजरात का गिर सोमनाथ 2 महान संस्कृतियों के रंग से गुलजार होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। G20 सम्मेलन के लिए पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं और इसी कड़ी में काशी भी तैयार हो चुका है। अपने मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से ये अब तैयार है। G20 सम्मेलन को देखते हुए वाराणसी के बाबतपुर में मौजूद एयरपोर्ट को पूरी तरीके से संवारा सजाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से काशी के इस एयरपोर्ट को रंगीन रोशनी से नहलाया गया है। यहां मेहमानों के स्वागत के लिए जहां एक तरफ भगवान भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके प्रिय नंदी भी मेहमानों का स्वागत करते हुए देखे जाएंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट के आसपास रंगीन पेंटिंग्स के साथ ही यहां पर वासुदेव कुटुंबकम का संदेश देते हुए भी देखा जा सकता है। लेकिन नई शिक्षा नीति में छोटे बच्चों को खेल के साथ पढ़ाई पर जोर देने की बात कही गई है। इसी को लेकर चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में पहल की गई है। उन्हें नेचर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, बाल वाटिका बनाकर, ताकि बच्चे जो है पढ़ते हुए पेड़ पौधों के बारे में भी जानकारी एकत्रित कर सकें। खूबसूरत रंगों से सजे इस क्लासरूम में मासूम बच्चे पढ़ने और आगे बढ़ने की सीख ले रहे हैं। ये बाल वाटिका बचपन में ही स्कूल और पढ़ाई में बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने की एक पहल है। नई शिक्षा नीति के तहत चंडीगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों में ऐसी बाल वाटिका की शुरुआत हुई है। बाल वाटिका है प्रेपरेटरी क्लास 5 to 6 ईयर के लिए, बिफोर क्लास 1 बच्चों को प्रिपेयर करते हैं क्लास 1 से पहले। तो 85% जो ब्रेन की डेवलपमेंट है बच्चे की इसी एज में होती है। इसी को लेके बाल वाटिका का शुरुआत की गई है कि बच्चों का ब्रेन जो है वो ग्रूमिंग है, वो लर्निंग बाय डूइंग हो, बच्चा जॉयफुली लर्न करे और जो भी जॉयफुली लर्निंग बाय डूइंग गेन करेगा वो उसको लाइफ टाइम अपने आप में रिटेन करेगा।
नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला 3 साल में ही हो जाएगा। बाल वाटिका में 3 साल पढ़ने के बाद 6 साल की उम्र में बच्चों को पहली क्लास में दाखिला मिलेगा। इस बाल वाटिका में बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने और सिखाने पर जोर दिया जाता है। बाल वाटिका में क्या है, बच्चा खेल खेल में अपनी कोग्निटिव स्किल्स, अपना उनका सोशल डेवलपमेंट, उनका फिजिकल डेवलपमेंट, उनके हेल्थ के बारे में वो अवेयर होते हैं। जैसे अब आपने अंदर देखा वो पजल्स खेल रहे हैं बच्चे, तो उनके अंदर जो एक कोग्निटिव स्किल्स है, उनकी तर्क क्षमता है, वो मजबूत होती है कि कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीज छोटी है, उससे चीज कौन सी छोटी है। इस तरह से वो खेल खेल में बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इंटीग्रेट करूँ एजुकेशन को एनवायरनमेंट के साथ। जस्ट लाइक मैंने इनको अभी एक एक्सरसाइज सिखाई, उसमें डांस भी है, उसमें एक्सरसाइज भी है, उसमें काउंटिंग भी है। तो मुझे लगता है कि उसको वो बच्चे जल्दी ग्रैब करते हैं। मैं बाल वाटिका में पढ़ता हूँ, मुझे ABCD बहुत पढ़ाया जाता है, गेम भी खिलाया जाता है और रोज एक्टिविटी और एक्सरसाइज भी कराया जाता है और खूब सारे गेम खिलाते हैं और डांस गाने सुनते हैं। चंडीगढ़ में नई शिक्षा नीति के तहत सभी 112 सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका की शुरुआत एक साथ हुई है। 3 साल के बच्चों को रचनात्मक ढंग से पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने इन्फोसिस कंपनी और 2 NGO की मदद से स्कूलों में बाल वाटिका के लिए खास क्लासरूम तैयार किए गए हैं। कोशिश यही है कि ये बाल वाटिका बच्चों को सुनहरे भविष्य की ऊंचाई तक पहुंचाने वाली पहली सीढ़ी साबित हो। ये कोई बच्चों का फन पार्क नहीं, बल्कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत शुरुआत की बाल वाटिकाएं हैं, जिसमें बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग यानी कि खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बच्चों को तमाम जो चीजें हैं वो सिखाई जा रही है, जिससे बच्चों के अंदर जो आत्मविश्वास है यानी कि जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। उसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो आगे जाके पढ़ाई के बोझ को ना समझे, बल्कि पढ़ाई को प्यार प्यार में सीख सके और आने वाले समय में देश का भविष्य है वो और ज्यादा उज्जवल हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, GNT न्यूज, चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर में घाटी की सूरत लगातार बदल रही है। यहां का बदलाव लोगों को भी खासा रास आ रहा है, खासकर उन लोगों को जहां पर घूमने आते हैं। घाटी के अवंतीपुरा इलाकों में सरसों के खेत इन दिनों टूरिस्ट का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सरसों के खेतों को न केवल लोग यहां पर देखने आ रहे हैं खास तौर पे, बल्कि यहां पर वक्त बिताने के साथ सेल्फी और फोटोग्राफी करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। कृषि विभाग के निदेशक का दावा है कि यहां के क्लाइमेट के लिहाज से ये उनकी बड़ी उपलब्धि है कि बड़े पैमाने पर यहां सरसों की खेती की जा रही है और इसके 2 फायदे हैं। एक तरफ जहां इसके जरिए किसानों की आय दुगना करने का जो ख्वाब है वो पूरा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटकों के आने से इसे नई शोहरत भी मिल रही है। देखिए, भारतीय सेना में भर्ती के लिए आज से ऑनलाइन कॉमन जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी शुरुआत हो गई है। 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक चलने वाली ये परीक्षा जो है देश के अलग अलग शहरों में आयोजित की जा रही है। इसमें वो परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं जिन्होंने ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके प्रवेश पत्र कुछ दिन पहले ही जारी किए गए थे। इस परीक्षा के लिए राज्यों में कई शहरों को परीक्षा सेंटर बनाया गया, जहां उम्मीदवार जो हैं वो एग्जाम देने के लिए पहुंचे और उन्होंने एग्जाम दिया। तो देखिए, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगने जा रहा है। ग्रहण लगने को लेकर आप अक्सर सुनते ही होंगे कि उससे पहले सूतक काल लग जाता है, लेकिन क्या आप पाताल काल के बारे में जानते हैं? देखिए, सूतक और पातक दोनों ही काल धार्मिक रूप से बेहद अहम है। क्या होता है इन सब तमाम चीजों का अर्थ, आइए देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सूतक काल, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को लेकर आपको इसके बारे में सुनने को मिला होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्या होता है? ज्योतिषी के मुताबिक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से कुछ घंटे पहले का समय ऐसा होता है जब प्रकृति संवेदनशील हो जाती है और वातावरण में नकारात्मकता फैल जाती है। इस काल या समय को अशुभ माना जाता है।
इसे ही सूतक काल कहा जाता है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है, तो चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले। इसका धार्मिक रूप से काफी महत्व है। इस दौरान कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण से पहले लगने वाले सूतक काल को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। सूतक का समय ग्रहण और जन्म के समय हुई अशुद्धियों से है। घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके परिवार पर सूतक लागू होता है। इस दौरान बच्चे के माता पिता और घर के दूसरे सदस्य किसी धार्मिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेते हैं। छठी पूजन तक बच्चे की मां का घर की रसोई तक में जाना मना होता है। ठीक उसी तरह सूर्य ग्रहण के सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। पूजा अर्चना पर रोक होती है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण काम किए जाने की भी मनाही होती है। हालांकि 20 अप्रैल को लगने जा रहा साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ सूतक भी मान्य नहीं होगा। सूतक के अलावा एक पातक काल भी होता है। ये दोनों ही काल इंसान के जीवन को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। सूतक और पातक काल का ग्रहण और जन्म मृत्यु से संबंध होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो पातक काल लग जाता है, यानी इसमें उस परिवार को 12 या 13 दिन तक पातक के नियमों का पालन करना पड़ता है। मसलन पातक काल में घर के सदस्यों को रसोई में जाने या कुछ पकाने की मनाही होती है। इसमें पूजा पाठ और शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। मान्यताओं के मुताबिक किसी व्यक्ति की मृत्यु से फैली अशुद्धियों के चलते पातक काल लग जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी क्रम में आपको बता दें, सूर्य ग्रहण पर देश के महाज्योतिषों के साथ हमारा खास शो देखिए सुबह 11:30 बजे सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत दूसरे राज्यों में गर्मी इन दिनों अपने चरम पर है, लेकिन आने वाले दिनों में यहां एक बार फिर से बारिश की रिमझिम फुहारें आ सकती है। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि इस हफ्ते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। आसमान से बरसती आग पिछले कई हफ्तों से लोगों के पसीने छुड़ा रही है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तरी भारत के तमाम इलाके इन दिनों लू के थपेड़े झेलने को मजबूर हैं। राहत की बात यह है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर और दूसरे इलाकों को इस तपिश से कुछ राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो सकता है। दिल्ली ही नहीं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गए हैं और इसके लिए हमने 2 दिन मार्जिनल हीट वेव कंडीशंस आ सकते हैं। मार्जिनल मीन की जैसे हमारा जो डेफिनेशंस है, डिपार्चर से 4.5 या 5 डिग्री तक अब नॉर्मल जा सकते हैं। उसके बाद अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और जिसका अभी वेस्टर्न हिमालय रीजन में इफेक्ट है और 2 दिन के बाद प्लेन्स पे भी उसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर टेम्परेचर्स में गिरावट आ जाएगी। हमारी उम्मीद है कि 2 से 4 डिग्री जैसे थोड़ा ज्यादा ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर्स में गिरावट आ जाएगी। यानी इस हफ्ते दिल्ली और एनसीआर के आसमान में बादल राहत का पैगाम लेकर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। दोपहर में चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना मुश्किल है। इस गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। अब लोगों को इंतजार है उन रिमझिम फुहारों का जो इस गर्मी के बाद राहत की सौगात लेकर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी अपने नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है।
देखिए, अप्रैल महीने की शुरुआत से ही जिस तरह से देश के कुछ हिस्सों में गर्मी बढ़ी है, उसने लोगों को बेचैन कर दिया है। ऐसे में भला पशु पक्षियों के कौन कहे, उनकी क्या हालात है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। यही वजह है कि कोलकाता के अलीपुर इलाके में मौजूद चिड़ियाघर के जानवरों को ठंडा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश लगातार की जा रही है। यहाँ जानवरों को न सिर्फ कई बार नहलाया जा रहा है, बल्कि पाइप के जरिए लगातार उनके बाड़ों को भी भिगोकर रखा जा रहा है, ताकि उनको ठंड का एहसास हो गर्मी में भी, ताकि गर्मी की वजह से जानवरों में बेचैनी ना बढ़े और ना ही उनका गुस्सा। अभी छुट्टियों की वजह से लगातार सैलानियों का आना जाना भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल की बीरभूम में वल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी कुछ इसी तरह का उपाय किया जा रहा है। वहां वन विभाग ने हिरणों को चिलचिलाती गर्मी से महफूज रखने के लिए पानी में ओआरएस घोल मिलाना अब शुरू कर दिया है। ओआरएस वाला पानी पीने से जो है हिरण स्वस्थ रहते हैं, डिहाइड्रेशन नहीं होता, बेतहाशा गर्मी से उन्हें परेशानी नहीं होती। क्या है पहल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय। कभी कभार बीरभूम में 45 तक टेम्परेचर जो है वो टच कर जाता है। उस टेम्परेचर में अगर इंसान को प्रॉब्लम्स होती है, दिक्कत होती है उस गर्मी में, तो फिर पशु पक्षी उनका क्या होगा। वल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बोलपुर में है, वहां पे एक नया सिस्टम स्टार्ट किया गया है। हमारे पीछे यहाँ पे करीबन 40 के आसपास हिरने हैं, चीतल हिरन भी है। इन एनिमल्स को इस गर्मी से कुछ रिलीफ देने के लिए यहाँ पर जो रिजर्वायर है या फिर पॉन्ड कह लीजिए आप, यहाँ पे पानी तो 24/7 रहता ही है, लेकिन इस पानी में फिलहाल ग्लूकोज ओआरएस मिलाया गया है डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के बाद, क्योंकि ओआरएस या ग्लूकोज पीने से इंसान का बॉडी वो हाइड्रेटेड रहता है। अगर 45 डिग्री का टेम्परेचर हो तब इंसान, जानवर जो भी है, सबको बहुत बहुत दिक्कत होती है। सबसे ज्यादा शायद डिहाइड्रेशन की जो समस्या है वो सामने आती है। तो उसी से बचने के लिए यहाँ पे जितने भी पशु हैं, जहाँ पे जितने भी हिरन हैं, उनको संभालने के लिए इस गर्मी में पानी में ग्लूकोज मिला के उनको पिलाया जा रहा है, ताकि वो स्वस्थ रहे और कुछ करके इस गर्मी को झेल ले। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे, बोलपुर। अरुणाचल प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने बाघों और वन्य जीवों को विलुप्त होने के खतरे से बचाने के लिए एक गजब का दिलेरी भरा कदम उठाया। सेव टाइगर का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए नातुंग एक बड़े बंगाल टाइगर के साथ नामडाफा टाइगर रिजर्व में टहलते हुए नजर आए। तस्वीरों में नातुंग बाघ को एक रस्सी के सहारे वैसे ही घुमाते हुए नजर आ रहे हैं जैसे कोई अपने पेट को घुमाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अरुणाचल के वन और पर्यावरण मंत्री ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया था, क्योंकि अगर इस दौरान बाघ बेकाबू हो जाता तो उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। नामडाफा टाइगर रिजर्व में आज 29 बाघ हैं, जबकि साल 2010 की अगर हम बात करें तो 2010 से पहले यहाँ एक भी बाघ नहीं था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मंत्री हैं वो बंगाल टाइगर को एक रस्सी के सहारे घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने आमतौर पर लोगों को इस तरह से अपने पेट को घुमाते हुए देखा होगा, लेकिन उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरीके से बाघ को घुमाया ताकि लोगों तक भी ये संदेश पहुंचे कि जो बाघ है वो विलुप्त हो रहे हैं और किस तरीके से हमें उनके बचाने की कवायद में साथ आना है। अरुणाचल प्रदेश में जो हम लोग ट्रैवल लोग हैं, हम फ्लोरा एंड फौना, हम नेचर के साथ हम जी के आए हैं। हाँ, तो इतना बड़ा जंगल में हमारा बहुत सा स्पीसीज है जो दुनिया में दूसरा जगह में नहीं है। इसको कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए हम सब, हमारा जनता मिलकर हम लोग एक साथ उसको रक्षा करना होगा, उनके साथ हम मिलकर जीना होगा, पर्यावरण नेचर के साथ में। देखिए, झारखंड के लातेहार के जंगलों में जानवरों को पीने का पानी और जो ठंड है उसको महसूस कराने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। देखिए, जंगल के बीचों बीच पानी के टैंक और छोटे छोटे तालाब, ये तस्वीरें झारखंड में लातेहार के बेतला नेशनल पार्क की हैं। कहीं बंदरों का कुनबा तो कहीं हाथियों का झुंड। यहाँ बने छोटे छोटे तालाबों में
जल विहार करता नजर आ रहा है। जंगल में जानवरों को पानी के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए यहाँ बड़ी तादाद में जलाशय बनाए गए हैं। इनमें टैंकरों से पानी भी भरा जा रहा है। वन विभाग के कर्मचारी लगातार यहाँ काम में लगे हुए हैं ताकि जानवरों की प्यास बुझाई जा सके और उन्हें पानी की तलाश में जंगल से बाहर नहीं जाना पड़े। बेतला नेशनल पार्क में हजारों जंगली जानवर रहते हैं। इनमें बाघ, हाथी, हिरन, बंदर, भैंसे हैं तो मोर सहित पक्षियों की कई प्रजातियां भी हैं। गर्मी बढ़ने के कारण यहाँ से जानवरों को पलायन न करना पड़े, इसके लिए खास तौर से इंतजाम किए गए हैं और 24 घंटे निगरानी भी की जा रही है। इन दिनों पारा 40 डिग्री के पार जा रहा है। ऐसे में इंसान तो इंसान, जंगली जानवर भी गर्मी की तपिश के चलते परेशान हैं। ऐसे में इस जंगल में बने छोटे छोटे टैंक और तालाब इन जानवरों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहे हैं। संजीव गिरी, लातेहार, गुड न्यूज टुडे। मुंबई का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन यानी कि चर्च गेट अब एक खास वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस रेलवे स्टेशन को अब फिल्मों की शूटिंग के लिए शानदार लोकेशन माना जा रहा है। अच्छी कमाई के कारण पश्चिम रेलवे भी यहां शूटिंग को बढ़ावा दे रही है और फिल्म निर्माताओं को सुविधा भी मुहैया करा रही है। मुसाफिरों से हर वक्त गुलजार रहने वाला ये मुंबई का मशहूर चर्च गेट रेलवे स्टेशन है। खास बात यह है कि रेलवे स्टेशन अब बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं का पसंदीदा लोकेशन बनता जा रहा है। वैसे तो मुंबई अपने आप में फिल्म निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि यहाँ फिल्म निर्माण से जुड़ी सारी सुविधाएं मौजूद हैं और तमाम फिल्म स्टूडियोज के साथ साथ बहुत सी ऐसी लोकेशंस हैं जहां हमेशा फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। इन सब के बीच अब मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन भी फिल्म, सीरियल्स, वेब सीरीज और विज्ञापनों की शूटिंग के शानदार लोकेशंस में शुमार हो गया है। इस साल फिल्म निर्माताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रिय जगह मुंबई का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन चर्च गेट बनी है। चर्च गेट में फिल्म निर्माताओं की सबसे ज्यादा शूटिंग इस साल देखी गई है। पश्चिम रेलवे के गोरेगांव स्टेशन पर भी पहले से फिल्मों की शूटिंग होती है। यहाँ लोकल ट्रेनों के साथ साथ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी शूटिंग की सुविधा मुहैया कराई जाती है, क्योंकि स्टेशन का लंबा प्लेटफॉर्म सीन की जरूरत और मांग के मुताबिक सेट बनाने के लिए माकूल है। गोरेगांव स्टेशन पर रात के समय भी शूट करना सुविधाजनक है। वहीं जोगेश्वरी यार्ड में भी शूटिंग की जाती रही है। इस कड़ी में अब चर्च गेट स्टेशन का भी नाम जुड़ गया है, जहां शूटिंग में रेलवे को बेशुमार कमाई हो रही है। आपको मुंबई का बैकग्राउंड बड़े अच्छे से दिखाना है, लोकल ट्रेन का, लोकल स्टेशंस का आपको बैकग्राउंड दिखाना है, तो चर्च गेट स्टेशन जो है सबसे अनुकूल होता है। ऐसे में जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर है वो भी एक महत्वपूर्ण किरदार इसके लिए निभाता है और इसी की वजह से जो है फिल्म निर्माता सबसे ज्यादा चर्च गेट स्टेशन पहुंचते हैं, वेस्टर्न रेलवे के स्टेशन पहुंचते हैं और फिल्म शूटिंग करते हैं। 2018 से 19 की बात करें तो उस समय 1 करोड़ के आसपास की कमाई जो है फिल्म शूटिंग से वेस्टर्न रेलवे को हुई थी, मगर इस बार सबसे ज्यादा साल 2022 से साल 2023 तक जो कमाई हुई है वो 1 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा हुई है और ये इतने सालों में सबसे ज्यादा कमाई वेस्टर्न रेलवे ने फिल्म शूटिंग से कमाई है। कैमरामैन सिद्धेश के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, लद्दाख के कारगिल जिले में जोजिला दर्रे के पास बर्फ का पहाड़ खिसकने से कुछ गाड़ियां दब गईं। इस बार तुरंत वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। यह हिमस्खलन जो है श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर शैतानी नाले के पास हुआ और इसके बाद इस रास्ते पर गाड़ियों की आने जाने पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही साथ वहां बर्फ हटाने का काम जो है युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन इस प्रकार के हिमस्खलन के बाद जो हमारे जवान हैं, जो हमारे देवदूत हैं, वो इसी प्रकार आगे आते हैं और हमेशा एक एक जिंदगी को बचाने में कुछ इसी तरह जुड़ जाते हैं, जब वो अपनी जान की परवाह किए बगैर एक एक जान को बचाते हैं।